देखो, वैसे टॉपिक्स तो आपके तैयार ऑलरेडी होने चाहिए, हैं भी। और जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अगर शुड ग्रो का क्वेश्चन है, मतलब इवेलुएट वेदर दे शुड ग्रो बाय दिस एंड दैट, तो उसमें आपने केस स्टडी के साथ लाजमी लिंक में कर रहे हैं, जिस तरह हमने कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज के अंदर पढ़ा था। आप इसके पैरेलल आप जो दूसरा कॉन्सेप्ट बना सकते हो, एक्सटर्नल ग्रोथ की भी बात कर सकते हैं। इसको काउंटर भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? फर्स्ट पैराग्राफ बनाओ इंटरनल ग्रोथ के ऊपर, या दो पैराग्राफ कर सकते हो। मार्किंग कैंडिडेट रिस्पॉन्स में दोनों मेथड्स के मार्क्स आए हुए हैं ज्यादा, यानी 10 और 11 मार्क्स में आते हैं। तो आप इसमें अगर चाहो तो दो पैराग्राफ्स मेक कर लो, दो बेनिफिट्स के ऊपर इंटरनल ग्रोथ के, और उसके बाद साथ ही उनको इवेलुएट करें। उसके बाद एक पैराग्राफ आप मेक करते हैं ऑन एक्सटर्नल ग्रोथ, और उसके बाद एंड पे फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे विद जजमेंट। तो ये वाला भी टॉपिक हो जाएगा। जनरल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं पेपर में, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आएगा जनरल का, मतलब वो पैसेज के साथ लिंक होता है, तो सारी बातें वहीं से होंगी। उसके बाद बच्चों, ये एक पेपर आपके पास June 23 का वेरिएंट 2 है ये। और वेरिएंट 2 में ही OFD वाला जो केस स्टडी हुई थी, इसमें क्वेश्चन आया होगा 12 मार्क की तरफ। पहले मैं जाऊंगा, नीड एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। एक्यूरेट को इसकी कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी है, मैं रेकमेंड करूंगा जितने लोग सुन रहे हैं बेटा, June 23 का एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स लाजमी पढ़ें। उसके अंदर बच्चे ने जो आंसर लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है उसको शायद 11 मार्क्स मिले हुए थे, 10 मार्क्स मिले हुए थे ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपने लाजमी देखना है उसको, और वहां से स्टडी करना है कि किस तरह मार्क्स आ रहे हैं। एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी बताया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, इसका मतलब है आप उसकी यूजफुलनेस के ऊपर बात करेंगे। लाइक एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको किस किस तरह से हेल्प कर रहा होता है। एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन से आपकी प्राइस सेटिंग में एड मिलती है आपको। प्राइस सेटिंग का मतलब है राइट प्राइसिंग, राइट प्राइस सेटिंग है, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हो कि कॉस्ट कटिंग में आपको बेनिफिट मिल सकता है, कॉस्ट कटिंग डिसीजंस के। और इसके अलावा अगर आप एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें, वैसे ये मेरा ख्याल है कोई कैफे था या रेस्टोरेंट था जो ओपन हो रहा था, नहीं बल्कि सॉरी OFD है। और ये वो है फर्नीचर वाला होगा, हाँ बिल्कुल ये फर्नीचर है, चेयर्स वगैरह, डेस्क, और ये कैबिनेट सेल कर रहा है, इसकी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। और बेटा ये केस डिफरेंट इसलिए था कि ये एक स्टार्टअप बिजनेस बनने जा रहा है, अभी बिजनेस स्टार्ट होना है, और तब कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे आसान पॉइंट जो आप इसके अंदर लिख सकते थे और लिख सकते हैं वो है हेल्प ऑब्टेन बैंक लोन। इसके ऊपर पूरा जनरल पैराग्राफ, पूरा एक पैराग्राफ बनाओ, उसको पैसेज के साथ लिंक करो, क्योंकि एक स्टार्टअप बिजनेस है और इसको पैसे चाहिए होंगे, फाइनेंस इसको चाहिए होगा। उसकी वजह से कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सपोर्ट करेगी कि आप बैंक को प्रेजेंट कर सकते हो अपनी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। और बच्चों, खाली यहाँ तक बात रुकनी नहीं है, आपने उसके साथ बताना है कि बैंक का क्या इंटरेस्ट है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन में, और क्या रीजन है कि आप उससे लोन ले सकते हो। उसमें बताएंगे कि कॉस्ट इन्फॉर्मेशन will help bank determine whether business will be able to pay interest expenses or not, will be able to repay the loan, and in this way OFD or Marcus can get bank loan, which can help start up a business because Marcus may not have enough funds available in his savings। इसको आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो बैंक लोन वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। एक इसके ऊपर बात करने, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग की बात करने। और जब आपने बताना है ना कि ये लेस यूजफुल है, लेस यूजफुलनेस की बात भी करनी है। और बेटा लेस यूजफुलनेस की बात इसलिए करनी है, उसमें आपके पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ कि ये तो स्टार्टअप बिजनेस है, और अगर ये स्टार्टअप बिजनेस है तो कॉस्ट की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि प्लान कर रहे में और बिजनेस को रन करके उसकी जो एग्जैक्ट कॉस्ट आएंगी उसमें बहुत फर्क होगा, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो ये एक्यूरेट तो नहीं है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बिजनेस को बैंक लोन चाहिए ही नहीं, और हाँ, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था, इस केस स्टडी में लिखा हुआ था कि ये एक अपने बिजनेस को लिमिटेड कंपनी के तौर पे सेटअप कर रहा है। और बच्चों, अगर लिमिटेड कंपनी बना रहा है, सुनना ध्यान से, अगर लिमिटेड कंपनी बना रहा है तो फिर ये तो शेयर्स इशू करेगा, और अगर शेयर्स इशू करेगा तो शेयर इशू करने की वजह से कैपिटल बिजनेस में आएगा, और अगर बिजनेस में कैपिटल आएगा तो फिर आपको बैंक लोन क्यों चाहिए? बैंक लोन आपको चाहिए ही नहीं। और अगर आपको बैंक लोन नहीं चाहिए तो एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन विल बिकम लेस यूजफुल टू मार्केट, ठीक है। अच्छा, ये विल नॉट यूजफुल ना लिखें, हम बिजनेस में ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं, मे बिकम लेस यूजफुल, विल बिकम लेस यूजफुल, और इस तरह के वर्ड, या लाइकली टू बी नॉट ऑफ ग्रेटर यूज, इस तरह के वर्ड आप यूज करेंगे, टर्म्स यूज करेंगे। अच्छा, ये बता दिया हमने कि ये लेस यूजफुल है, अगर आप बैंक लोन ले ही नहीं रहे हो तो फिर आपको क्यों चाहिए। देखो, अपने ही लिखे हुए पॉइंट को आप काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद ये जो ऊपर इंडक्शन ट्रेनिंग का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑफरिंग इंडक्शन ट्रेनिंग, एक शॉर्टकट वैसे मैं आपको बता दूं, ऑल्दो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक इन P2 के, आप जो टॉपिक लिखा है उसी के ऊपर बात करेंगे ज्यादा। लेकिन शॉर्टकट ये है कि इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तकरीबन तीनों के जो बेनिफिट्स हैं वो कॉमन भी बनते हैं उसके अंदर। जो एक पॉइंट है ना, दिस विल हेल्प इंक्रीज स्किल्स ऑफ एम्प्लॉइज, ये इंडक्शन में भी है
ऑन द जॉब में भी है, ऑफ द जॉब में भी है, क्योंकि एट फर्स्ट प्लेस आप करवा तो ट्रेनिंग ही रहे हो, तो आप ये पॉइंट अपना बना लें। ऑन द जॉब आता है, ऑफ द जॉब आता है, इंडक्शन आती है, तीनों में लिखे। अब क्या होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग, जिसमें बाय यूजुअली बाय सीनियर इन द बिजनेस, और जूनियर जो है वो देख के सीख रहा होता है काम। ऑन द जॉब ट्रेनिंग विद इन द वर्क प्लेस होती है, प्रोडक्शन साइड बाय साइड चल रही होती है, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन सकती है अगर प्रोडक्शन साइड से भी हर्ट होती है उसमें। उसके अलावा आप इसमें बताओगे, अगर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है तो इसका मतलब अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस व्हेन वर्कर्स आर ट्रेन्ड बाय अ स्पेशलिस्ट ट्रेनर, लाइक सम सॉर्ट ऑफ सेमिनार करवा लें, कॉन्फ्रेंस करवा लें, ट्रेनर को बुला लें, वर्कर को ट्रेन करना शुरू कर दें। उसकी एक लिमिटेशन है कि प्रोडक्शन नहीं होगी। इसमें टू बेनिफिट्स हैं, तो एक आप बना लो स्किल्स इंक्रीज होंगी, एक आप बना लो लेस कॉस्टली टू बिजनेस, क्योंकि बेटा बेनिफिट टू ओएफडी है, एम्प्लॉयज को बेनिफिट नहीं बताना, ओएफडी को बताना है, उसको क्या फायदा मिलेगा उससे, तो कॉस्ट इसकी कम होती है। वो वाला पॉइंट बना सकते हो, बिकॉज अच्छा कॉज क्या होगी, क्योंकि इसमें स्पेशलिस्ट ट्रेनर नहीं है, यूजुअली बाय अ सीनियर है, और मे नॉट बिजनेस में नॉट बी पेइंग एनी एडिशनल अमाउंट टू देम, और इसकी वजह से कॉस्ट आपकी सेव होती है। ये बन जाएगा इसमें। ये जो क्वेश्चन है B2, वन फैक्टर दैट विल इन्फ्लुएंस द चॉइस, बेटा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, समझ लेना मेरी बात अब। इसके अंदर आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं बताने हैं, इसके अंदर आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर बेसिकली लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो बताओ कि तुम क्या सोचोगे उससे पहले। मतलब मुझे सोचना चाहिए कि मुझे अमाउंट कितनी चाहिए, तो ये फैक्टर है, ये बेनिफिट या ड्रॉबैक पे नहीं आपने आंसर लेके जाना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है। मतलब अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है वो आपका फैक्टर बनेगा। उसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए या लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए, वो भी डिसाइड करेगा कि आप किस तरफ जाते हो, कौन से सोर्स की तरफ जाते हैं। या फिर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो बिजनेस वुड प्रेफर सोर्सेज अदर देन बैंक लोन या ओवरड्राफ्ट, और वो दूसरे सोर्सेज की तरफ जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर लो है तो बिजनेस शुड प्रेफर बैंक लोन्स और ओवरड्राफ्ट जिसके अंदर इंटरेस्ट है, या डिबेंचर्स की साइड पे भी जा सकता है। तो फैक्टर वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से सोचना है कि इसका ना शॉर्टकट ये होता है फैक्टर लिखने का, कि आपको ये काम करने से पहले क्या सोचना चाहिए। सोर्स ऑफ फाइनेंस की चॉइस करने से पहले आपको क्या सोचना चाहिए, कि मुझे अमाउंट कितनी चाहिए, कितने टाइम पे मैं रीपेमेंट कर सकूंगा, और मुझे मतलब इंटरेस्ट रेट कौन कौन से सूट करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ये आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये 8 मार्क में भी आ सकता है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन 3 मार्क में वो 8 मार्क में सेट हो सकते हैं। फिर आपके पास एक पेपर आता है 23 का, वेरिएंट 23। इसको लाजमी करें, क्योंकि इसमें ना जो गैस वाले टॉपिक्स हैं वो तीन मेरा ख्याल है इसके अंदर आ रहे हैं। बेटा दोबारा बता रहा हूँ, जून 23 का पेपर 23 वेरिएंट 3 बनता है आपका। ये लाजमी करें, ये हमारे गैस पेपर के साथ भी अलाइन होता है, और ज्यादा बच्चों ने ये देखा देखा नहीं होता। अच्छा, वन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, तो कोई भी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन में से लिखें। कंज्यूमर मार्केट है, दो तरह की मार्केट होती है, इंडस्ट्रियल मार्केट और कंज्यूमर मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट में अ बिजनेस सेल्स टू अदर बिजनेसेस, दैट इज B2B। और कंज्यूमर मार्केट में बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू द फाइनल रेसिपेंट और टू द कंज्यूमर हु विल कंज्यूम और यूज द प्रोडक्ट। कंज्यूमर मार्केट ये होती है। अच्छा, कंज्यूमर मार्केट साइज में लार्ज होती है, इंडस्ट्रियल मार्केट साइज में स्मॉल है, क्योंकि बिजनेस से ज्यादा नहीं है, इंसान लोग कंज्यूमर ज्यादा है, तो इससे मार्केट साइज ज्यादा होगा। अच्छा, इसमें लेबर टर्नओवर पूछ रहा है, साथ ही आपको फॉर्मूला बता दूं बेटा, लेबर टर्नओवर लिखने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में आपका लेबर टर्नओवर आ जाएगा। लेबर टर्नओवर शुड ऑलवेज बी लो। हाई लेबर टर्नओवर का मतलब होता है ज्यादा वर्कर्स आपको छोड़ के जा रहे हैं, लो लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कम लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। और साथ ही अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वन मेथड ऑफ रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर, क्या लिख सकते हो। एक आप इसमें मेथड लिख सकते हो इंक्रीज मोटिवेशन का, उसका कोई भी वे आप सजेस्ट कर सकते हो, या फिर इंक्रीज वेजेस का पॉइंट लिख सकते हो, वेजेस बढ़ा के देख लो, सैलरी बढ़ा दो, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर दे दो। खैर ये डिपेंड करता है पैसेज कौन सा, मैंने भी पैसेज की स्टडी अक्सर पढ़ी नहीं है। सी पार्ट में लिखा हुआ है जी, इम्पैक्ट्स ऑन एफ एम कॉस्ट इफ इट एंटर्स इंटरनेशनल मार्केट। बेटा ये स्टार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये इन सब ईयर्स के अंदर ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ, ये 23 के बाद, मतलब जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है अब तक किसी वेरिएंट में ये बहुत ज्यादा रिपीट नहीं, मेरा ख्याल है ये एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो और इसमें गैस में भी था ये, तो आगे आ सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने का ना डिसएडवांटेज पूछा है ना एडवांटेज पूछा है, इसने इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट पूछे हैं। बेटा कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे वो बताने हैं। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ फॉलो करें, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो रहा है, और
ब्रांड इज नॉट वेल नोन इंटरनेशनली। तो बेटा आप लोग खुद खुद समझदार लोग हैं, खुद से अपना मतलब दिमाग इस्तेमाल करो और उसके अंदर लिखो कि अगर बिजनेस इज नॉट वेल नोन इंटरनेशनली तो इसका मतलब कि इसका प्रमोशनल एक्सपेंस बहुत ज्यादा होगा। और अगर प्रमोशनल एक्सपेंस बहुत ज्यादा होगा तो बिजनेस की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। तो पहला आपको मिल गया कि इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट क्या हो सकता है, एक चीज ये आ गई। दूसरा क्या लिखा हुआ है साथ जी, विल हैव टू compete विद अगेंस्ट established musical instrument business have to change its supply chain and increase production। इसके ऊपर कॉस्ट का इम्पैक्ट बता दें। इंक्रीज प्रोडक्शन अगर आपको करनी है ना, तो इंक्रीज प्रोडक्शन के लिए आपको मोर वर्कर चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए। ज्यादा लोगों की वजह से आपकी लेबर कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो हमने बड़े आसानी से, अभी मैंने पूरा पैसेज केस स्टडी नहीं पढ़ी है, सिर्फ आपको एक पैराग्राफ से बता दिया कि बेटा एक एक खुद ही लिंक करो कि अगर अगर वेल नोन नहीं है, प्रमोशनल एक्सपेंस बढ़ रहा है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ रही है, और अगर ये प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है तो फिर इसकी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी या मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होगी। और बिजनेस वेल नोन क्योंकि नहीं है तो इसका मतलब कि इनिशियली इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं हो सकता। ये बच्चों इंटरनेशनल मार्केट का टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस में कैम्ब्रिज में लिखा हुआ है। स्पेसिफिकली उन्होंने सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल मार्केट को रहता लिखा हुआ है, लोकल और इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है फ्रॉम बैच टू मैस कस्टमाइजेशन। बैच वैसे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं बैच प्रोडक्शन से फ्लो प्रोडक्शन के। और बैच प्रोडक्शन से फ्लो प्रोडक्शन का क्या होता है कि आप मतलब बैच प्रोडक्शन में ग्रुप्स में प्रोड्यूस करते हैं और उसमें प्रोडक्ट के वेरिएंट्स आप बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन वर्जन आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फ्लो प्रोडक्शन में क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है, 24/7 होती है और ऑल डेज इन अ वीक होती है, उसमें आप प्रोडक्शन बल्क में करते हैं, ज्यादा करते हैं और उसके साथ आपकी जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अटैच होती है। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट आ गया इस पेपर में कि बैच प्रोडक्शन से मैस कस्टमाइजेशन। बेटा मैस कस्टमाइजेशन बस ये समझ लो कि करनी कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन का मतलब प्रोड्यूसिंग गुड्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, लेकिन मैस मैस प्रोड्यूस करना है, उसको आपने बल्क में और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। इसमें एक कैच क्या है इस वाले मैस कस्टमाइजेशन में कि यहाँ पे आपने कस्टमाइजेशन विद द यूज ऑफ मशीनरी बताना है, ग्रेटर यूज ऑफ मशीनरी। तो वैसे तो बैच में भी मशीनरी है, मैस कस्टमाइजेशन में भी है, लेकिन आप ये कहोगे कि ये वाली मशीनरी ज़्यादा एडवांस्ड होगी क्योंकि इसने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स नहीं बनानी, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स नहीं बनानी, इसने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनानी है। और फिर मैस कस्टमाइजेशन में आपकी टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या आपकी टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है कि आप चेंजेस उसमें कर सकें। और इसी तरह एक और क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने जनरल आंसर बिल्ड नहीं करना, इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स बताओ। बेटा ये और आसान हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर मतलब आप दो चूज कर रहे हैं, एक मेरी नज़र में जो सबसे ज्यादा सूट कर रहा है ना इस वक्त, वो एक आप चूज कर रहे हैं एम्प्लॉइज। और वैसे हम देख लेते हैं ये पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड है या कौन सी है, तो शेयर होल्डर्स भी फिर आ सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको आप शेयर होल्डर्स के साथ लिंक कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स को कैसे लिंक करेंगे, देखो बेटा एक बात याद रखें, जरूरी नहीं है कि आपका पूरा आंसर जो है उसमें चेन ऑफ एनालिसिस में हर हर एक पॉइंट के अंदर आप स्टेक होल्डर को लिंक करो, नहीं जरूरी। आप अपना पूरा एनालिसिस बनाएं, उसका जो एंड पे कॉन्सिक्वेंस है उसको आप स्टेक होल्डर के साथ लिंक करते हैं। लाइक आपने कहा जी बैच प्रोडक्शन से मैच कस्टमाइजेशन की तरफ मूव किया जा रहा है, तो आप अपनी चेन बनाएंगे कि मैच कस्टमाइजेशन रिक्वायर एडिशनल स्किल्स। स्किल्स कौन कौन सी वाली चाहिए, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट बनाने वाली, और शायद सारे सारे एम्प्लॉइज को आपको ये नहीं आता, जिसकी वजह से बिजनेस को उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा स्टिल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एक इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर और ऑन एम्प्लॉयज नहीं है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उसकी वजह से एम्प्लॉयज विल गेट टू नो और लर्न न्यू स्किल्स, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वो सारी बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई है सारी चीज वहां पे वापस आ जाएगी और एम्प्लॉयज के ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा। बेटा इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव बनाना चाहें तो मे फील ओवर बर्डन बिकॉज ऑफ एडिशनल ट्रेनिंग। और अगर आप शेयर होल्डर पे बताएं तो कहेंगे बैच प्रोडक्शन से मैच कस्टमाइजेशन में जब मूव किया जा रहा है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से बिजनेस का उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो कैपिटल मतलब जो प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, और प्रॉफिट कम होंगे तो शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कम होगा। लेकिन अगर आप इसको इवेलुएट करना चाहें तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि थ्रू मैस कस्टमाइजेशन बिजनेस कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स which have unique selling point, and due to unique selling point business will be able to charge premium prices because फिर सारी वही लाइन रिपीट कर दो, because customers will be more willing to pay premium for a product which is different from others, and in this way business can get high profitability। अच्छा अभी आंसर क्लोज नहीं होगा, फुल स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन कहता है कि आप स्टेक होल्डर के ऊपर इम्पैक्ट बताओ। तो बेटा हम एंड पे बता देंगे ओवर दिस वे ओवर अ लॉन्ग टर्म
शेयर होल्डर्स डिविडेंड विल इंक्रीज, इवन शेयर प्राइस विल आल्सो इंक्रीज ड्यू टू हायर ब्रांड इमेज ऑफ द बिजनेस। तो आपने इम्पैक्ट बताना शुरू कर देना, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक अगर सबको क्लियर है, मुझे मैसेज में ओके लिख दें, एक्नॉलेज कर दें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से जरा सब लोग। ओके अब्दुल्ला, यार अब्दुल्ला आमिर नहीं है क्लास में, उसको होना चाहिए था, कोई बच्चा कनेक्ट कर लेता उसके साथ। तलहा मुस्तफ़ा भी पहले था, अब नहीं है। ठीक है। अच्छा जी बच्चों, इसके बाद ये आपके पास नवंबर 23 है। बस आप क्वेश्चन जरा देख लें एक दफा, फिर कुछ फाइनल उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन आया होगा ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बेटा ये लाजमी करो, लिख लो बेशक कहीं पे, नवंबर 23 पेपर 21 में से सप्लाई चेन मैनेजमेंट लाजमी लाजमी करना है, क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंस के ऊपर है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आए तो आप इसके साथ उस पर जज कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन सारा प्योरली 12 मार्क्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे बन रहा है इंपॉर्टेंस के ऊपर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब आपका ओवरऑल प्रोडक्ट कि रॉ मटेरियल एक्वायर करने के बाद, प्रोडक्शन के बाद आप कस्टमर तक प्रोडक्ट को कैसे सप्लाई कर रहे हो, वो सारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाती है। एस सी एम आप शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, और इंपॉर्टेंस में आप जाहिर है ऑब्वियसली इसमें लिखेंगे। इवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम नेगोशिएशंस भी हैं विद द सप्लायर, तो आपको बेटर टर्म्स के ऊपर उनसे नेगोशिएशन हो सकती है, आप अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। अगर अच्छा इस क्वेश्चन में बेटा सब लोग सुन लें, क्योंकि परसों एग्जाम है। अगर क्वेश्चन डी पार्ट है, 12 मार्क है, तो हमेशा काउंटर पॉइंट्स आते हैं। इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस है ना, तो इसकी लेस इम्पोर्टेंस किस तरह से हो सकती है, क्यों हो सकती है, वो भी लिखेंगे। मतलब आप मार्केटिंग की बात करना शुरू कर देंगे, या बताना स्टार्ट कर देंगे कि मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं और एक्सपर्टीज हैं वो बहुत मैटर करती हैं अगर आपको ये डिसाइड करना पड़े। इसी तरह एक क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव चेंज क्यों करना पड़ेगा, हमेशा चेंज करने के साथ कॉज ऐड होती है। लाइक बिजनेस अगर सर्वाइवल से मार्केट शेयर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि सर्वाइवल स्टेज को उसने पास किया, बिजनेस सस्टेनेबल बना, प्रॉफिटेबिलिटी या सेल्स की तरफ जा रहा है, कस्टमर इनफ है, और आपको मार्केट शेयर की तरफ मूव कर रहा है। या मार्केट शेयर से हम कह सकते हैं, चलें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर गोल सेट करना हो, तो इसका मतलब कि बिजनेस की ब्रांड इमेज इतनी बनी होनी चाहिए या बन गई होगी, जिसकी वजह से वो प्रीमियम प्राइस चार्ज करने के काबिल है। ये वाला हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मार्केटिंग मिक्स का है, और उन्होंने कहा जी दो एलिमेंट्स आप बता दें व्हेन लॉन्चिंग द न्यू पैकेजिंग। तो इसमें आप प्रोडक्ट को लाजमी लिंक कर लो, उसके साथ प्रमोशन को लिंक कर लो। अगर आप पीएस वाला ये बी पार्ट देखो, तो पेमेंट मेथड के ऊपर बात है, कौन से वाली, whether PS should use the same payment method and employee development in both factories। ये क्वेश्चन ना जनरल क्वेश्चन था। उसकी दो फैक्ट्रीज हैं, और वो कहता है कि क्या वो दोनों फैक्ट्रीज में सेम मेथड यूज करें या अलग अलग मेथड यूज करें, ठीक है। ये भी आप बता सकते हैं। और देखो इधर ही ऊपर उन्होंने पी सेट का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इस पेपर के अंदर। अच्छा बच्चों, ये पेपर 23 के तो कंप्लीट हमारे हो गए, नवंबर 23, और मेरा ख्याल है साथ ये एक जून वाले के अंदर, हाँ इसका जून वाला भी कर लिया है। नवंबर 23 का जो पेपर 22 है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है इंट्राप्रनोरशिप वाला। ये और एक क्वेश्चन है सेकेंडरी मार्केट रिसर्च क्योंकि इस दफा गेस में है, 8 मार्क्स में आप यहाँ से लाजमी कर लें, नवंबर 23 पेपर 22। और इंट्राप्रनोरशिप हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो और क्वेश्चन क्वालिटीज के ऊपर हो, तो बेटा ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर बनेगा। सिर्फ बस इस चीज को कर लेना डिफर, कि जो इंट्राप्रनोर है वो एम्प्लॉई है, उसके साथ आप लिंक नहीं करोगे कि प्रॉफिट का शेयर ले रहा है और उसने रिस्क लिया तो उसमें रिवॉर्ड उसको ज्यादा मिल रहा है, वो नहीं आप लिंक करेंगे पॉइंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो फिर जाहिर है वो ऑनर भी है, उसको वाले सारे बेनिफिट उसके अंदर से मिलते हैं। और इसी पेपर में जो आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है वो आपके पास आया हुआ है, ये देखो, इंक्रीज इक्वालिटी इन इट्स टीचिंग डिपार्टमेंट। ये डाइवर्सिटी और इक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, 12 मार्क के ऊपर है। आपने अच्छा इसमें ना मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट है, तो इसका मतलब मल्टीपल इम्पैक्ट बताओ, एटलीस्ट 3 बताओ, फिर उसको इवेलुएट करो कि इक्वालिटी बढ़ाने से क्या। और इम्पैक्ट बेटा बेशक दो पॉजिटिव कर लो, एक नेगेटिव कर लो, एक पॉजिटिव कर लो, दो नेगेटिव कर लो, एंड पे कंक्लूड कर दो कि आपकी नज़र में कौन से बेहतर है। और ये क्वेश्चन ये मैंने वैसे टेस्ट पेपर में भी डिस्कशन कर लिया, इसकी जीआईटी वाला क्वेश्चन आया हुआ है। बच्चों इसके बाद एक फाइनल फाइनल चीज़ देखें, फिर इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। इवेलुएशन की फाइल 1 आपके साथ शेयर हुई है, और इसमें कुछ टॉपिक्स की इवेल्युएशन बनी है, और ये जनरल इवेल्युएशन है, मतलब ऐसा ऐसा लिखा हुआ है जो आप
बहुत सारे आंसर्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि ये क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर की वैल्यूएशन लिखी हुई हैं, इसमें आप क्या लिख सकते हो, मतलब 12 मार्क में एंड पे। तो बेटा क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर में ये देखो, अब ये ना मैं एक आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए लिखा हुआ है। मतलब जो हमने हमने लेट से 12 मार्क में क्वालिटीज एक्सप्लेन कर ली, एक इनोवेटिव कर लिया, एक हमने रिस्क टेकिंग एबिलिटी कर लिया, और एक हमने मल्टीटास्किंग कर लिया। इवैल्यूएशन आप क्या लिख रहे हो, एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू पोसेस द क्वालिटी ऑफ रिस्क टेकिंग एज बिजनेस एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय मेनी एक्सटर्नल फैक्टर which can hinder growth and risk need to be taken। मतलब मैं बता रहा हूँ अपने आंसर में कि रिस्क टेकर इसलिए भी होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, कॉन्स्टेंटली रैपिडली चेंज कर रहा होता है। और अगर एंटरप्रेन्योर अपने आप को उसमें 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 रिस्क नहीं लेता ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं, तो बिजनेस की ग्रोथ ओवरऑल रुक जाती है। और रिस्क एवर्स नेचर, रिस्क एवर्स होने का मतलब है कि लोग जब जब बंदा रिस्क रिस्क से दूर भागता है, विल नॉट हेल्प एनहांस बिजनेस, ये आपको बिजनेस बढ़ाने ही नहीं देगी। क्योंकि आप बहुत सेफ प्ले करेंगे, इसका मतलब ग्रोथ बहुत स्लो होगी बिजनेस की। तो अब देखो, ना ये बेनिफिट है ना ये ड्रॉबैक है, ये मेरी इवेल्युएशन है कि मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होने की वजह से एंटरप्रेन्योर को ये वाली स्किल्स पोजेस करनी चाहिए। आप बेशक चाहें तो आप अपने उस पैराग्राफ के साथ इसको नीचे लिख दें, और एंड पे चाहे एंड पे लिख दें। देखो आगे लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक विच रिक्वायर कंटिन्यूअस इनोवेशन to become sustainable, therefore being creative will help to make rapid changes to organization as well। मतलब खाली प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस हो सकते हैं if entrepreneur is innovative। बट साथ क्या लिखा है इन पे, if other factors such as poor working capital management, poor quality or lack of investment are significant, then entrepreneurial qualities alone might not be beneficial। अब ये मेरी नेगेटिव इवेल्युएशन है कि अगर बिजनेस में मैनेजमेंट की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, या क्वालिटी प्रोडक्ट की पुअर है, या इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही इस पर्सन को, तो फिर उसकी क्वालिटीज बिजनेस को शायद बहुत ज्यादा फायदा ना पहुंचा सके। तो आपने सारे फैक्टर्स काउंट करने हैं, पॉजिटिव भी लिखो नेगेटिव भी लिखो, उसके साथ फिर आंसर के ऊपर जजमेंट बनाओ कि अब फाइनली मेरे मेरे पूरे एनालिसिस के मुताबिक मुझे एंटरप्रेन्योर की किस क्वालिटी को सपोर्ट करना है। या मैं बताऊंगा कि क्वालिटीज इंपॉर्टेंट हैं भी कि नहीं है। और बेटा दो तरह की क्वेश्चन क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर पे आते हैं ज्यादातर। एक आएगा कि आप कुछ क्वालिटीज को कंपेयर कर दोगे, मतलब वो लिखेंगे जी इवैल्यूएट वेदर बीइंग इनोवेटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो आप बताओगे यस है इनोवेटिव, लेकिन फिर साथ बता देंगे जी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, या मल्टी स्किल होना भी इंपॉर्टेंट है। एंड पे कंक्लूजन दे देंगे, ये आसान वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा, इवेल्युएट वेदर एंटरप्रेन्योरल skills or entrepreneurial qualities of entrepreneurs can help business become successful। अब उसमें वो आपसे पता है क्या पूछ रहा है कि क्या क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है या कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। तो आप कंपैरिजन कर दो किसी और चीज के साथ, लाइक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ, एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ जो कि बिजनेस के कंट्रोल में होते ही नहीं है। तो आप उनके साथ कंपेयर करेंगे, एंड आप उसे क्लोज कर सकते हो ये फाइल। अब क्योंकि आप जाहिर है इतने बड़े तो एंड पे हो गए हैं कि इतने टाइम से बिजनेस पढ़ रहे हैं कि आप ये रीड करके इतना आपको समझ आ जाएगा। बेटा जहाँ पे इशू हो जीसीआर के ऊपर, फिर वहाँ पे क्वेश्चन पूछना है कि मुझे कोई पॉइंट अगर आपको मतलब लेट से समझ नहीं आ रहा, ये वैल्यूएशन लाजमी पढ़ लें। उसके बाद फिर मतलब आपके काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल प्रिपरेशन क्या है, 23 24 ऑल वेरिएंट, सारे वेरिएंट्स मैंने आपको 23 तो करवा दिया, सारा करवा दिया, अब 24 आपके हाथ में है। उसको देखिए जून नवंबर के सारे वेरिएंट्स, एक तो 1 2 3, और उसके बाद मतलब यू आर गुड टू गो कि आप अच्छा ग्रेड सिक्योर कर सकते हो। लेकिन बेटा ईसीआर एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स 23 की लाजमी एक दफा दोबारा पढ़ रहे हैं P2 के लिए, लाजमी। ये बस क्योंकि देखो सिर्फ रीड करना है, इतना आप लोग कर सकते हो, ये मुश्किल बात नहीं है, खाली रीड करना उसको। और स्ट्रेटेजी यही कि एंड बाय टाइम पे आप यही कर सकते हो, ठीक हो गया। बाकी सब लोग बेटा एक्नॉलेज करते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।